हेलो एवरीवन, माय नेम इज वीना चांदवानी और हम कर रहे हैं महाराज सेट 2021। ये जो महाराज सेट है ये 26 सितंबर को अभी 2021 में हुआ था, जिसकी एक्सपेक्टेड आंसर की हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इसको ज्यादा से लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, आगे जो वीडियो है हमारा इसका पार्ट 1, उसमें वीडियोस हैं, आप उसमें देख के अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, assets are recorded at their original purchase price according to the option number A material cost, option number B historical cost principle, option number C cost benefit principle, ऑप्शन नंबर डी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसका आंसर। असेट्स जो है वो रिकॉर्ड की जाती है ओरिजिनल प्राइस पे, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल इज अ मेजर ऑफ वैल्यू used in accounting in which the value and assets on the balance sheet is recorded at its original cost। बैलेंस शीट में जब भी कोई assets रिकॉर्ड होती है तो वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है। When acquired the company, जब कंपनी ने जिस प्राइस पे असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे परचेज किया है वो उसी कॉस्ट पे असेट्स को रिकॉर्ड करता है, मार्केट प्राइस पे उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये किस पे बेस्ड है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि असेट जो भी रिकॉर्ड होगी वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे होगा, करंट प्राइस पे नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 12, दैट रेशियो मेजर टू स्पीड विद द which variance account and assets are converted into sales or cash dash ratios measure to speed with which various accounts and assets are converted into sales or cash। option number A activity ratio, option number B liquidity ratio, option number C profitability ratio, option number D leverage ratio। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको बात कही है वो हमें स्पीड चेक करनी है। किसकी स्पीड चेक करनी है? कि आपकी जो असेट्स है वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैश देख के आंसर लग रहा होगा कि शायद ये लिक्विडिटी हो, लेकिन यहाँ पे जब सेल्स की बात हुई है और सेल्स रिलेटेड होती है टर्नओवर से, और टर्नओवर जो रेशियोज होते हैं वो एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, जबकि जो कैश रिलेटेड होता है लाइक करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ये सारे के सारे आपके लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है एक्टिविटी रेशियो, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू सेल्स एंड सेल्स रिलेटेड टू टर्नओवर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following show the summary of company's financial position of at a specific date? Option number first profit and loss account, option number B cash flow statement, option number C balance sheet, option number D इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट पे मेंशन करते हैं तो वो क्या होती है? आपकी बैलेंस शीट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, total of the all direct cost is termed as dash। option number A work cost, option number B prime cost, option number C cost of production, option number D cost of sales। तो जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये सारे के जो सारे एमसीक्यूज जो आपको मैं यहाँ पे करवा रही हूँ जो सेट में आ चुके हैं, ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज है ये डाइटोगन चैनल के मॉडल पेपर में अवेलेबल है, पहले से ही थे। आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट, चाहे हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन आता है, तीन चीजें आती है। एक तो मटेरियल, सबसे पहले आता है आपका रॉ मटेरियल, सेकंड आता है आपका लेबर और थर्ड आता है आपका ओवरहेड। जब ये तीनों ही चीजें मिल जाती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम कॉस्ट। तो टोटल ऑल डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी, चाहे रॉ मटेरियल की बात करें, चाहे हम लेबर की बात करें, चाहे हम ओवरहेड की बात करें, तीनों ही डायरेक्ट जब होंगी तो उसका सम क्या होता है? उसका सम होता है प्राइम कॉस्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राइम कॉस्ट। एज पर J Betty standard cost represent dash under given the condition. Option number first anticipated cost, option number B current cost, option number C historical cost और option number D unique cost।
एज पर जे बटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जो हमारे पहले से आ चुकी है, जिसको हम हिंदी में प्रमाप लागत बोलते हैं, जो कि हमारा पहले से ही होती है और उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं हमारी एक्चुअल कॉस्ट से। तो ये कौन सी होती है, हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को। Question number 16. The only variable goals of financial management is option number A, profit maximization, option number B, wealth maximization, option number C, sales maximization, और option number D, assets maximization। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक जो मेन गोल या वेरिएबल गोल जो होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। पहले के टाइम पे, जब ट्रेडिशनल टाइम की बात करूँ मैं, ट्रेडिशनल टाइम में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल होता था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता था, लेकिन अभी जो करंट गोल है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following approach is similar to NOI approach of capital structure decision? यहाँ पे ऐसी कौन सी अप्रोच है जो जिससे रिलेटेड है एनओआई से, जिसको हम फुल फॉर्म क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, एनआई अप्रोच, जिसे हम नेट इनकम अप्रोच कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मूडी गिलानी मिलर अप्रोच होती है। ऑप्शन नंबर सी, मार्कोविट्स अप्रोच। ऑप्शन नंबर डी, लेवरेजिंग अप्रोच। तो जो एनओआई अप्रोच होती है, एनओआई अप्रोच में क्या होता है, इस एनओआई अप्रोच में होता है कि इसमें आपका जो केडी होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। केडी जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, के ई भी आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के ई भी आपका कांस्टेंट होता है, और इसमें ये मान के चलते हैं कि आपका जो केओ है वो आपका डाउन होता है। तो ये सेम जो कंडीशंस फॉलो की जाती है, ये सेम की जाती है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में, जिसे हम शॉर्ट में एमएम अप्रोच बोलते हैं। तो एनओआई अप्रोच सिमिलर किसके है, एमएम अप्रोच के। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Dash may be described as a process of finding out what is being done and comparing actual result with the corresponding budget data in order to improve accomplishment. Option number A, budget. Option number B, budgeting. Option number C, budgeting control. Option number D, capital expenditure. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अपने एक्सपेक्टेड डेटा को और अपने एक्चुअल डेटा को जब आप कंपेयर करते हो तो वो किसमें किया जाता है, वो किया जाता है आपके बजटरी कंट्रोल में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, बजटरी कंट्रोल। क्या करना है इसमें, मे बी डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज बीइंग डन, और कंपेयर करना है, यानी जो आपका स्टैंडर्ड है उसको आप अपने एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हो। जब आप अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल से कंपेयर करते हो तो ये कंपैरिजन किस में होता है, ये कंपैरिजन कहाँ होता है, बजटरी कंट्रोल में। तो 18 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बजटरी कंट्रोल। Which is the correct equation that calculate P before tax, जिसको हम EBIT बोल सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट है बिफोर टैक्स को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EBIT। अज्यूम सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जिसको हमने नोट किया है S से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हमने नोट किया है B से, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जिसको हमने नोट किया है U से, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसको हमने नोट किया है F से। तो कौन सा इसमें फॉर्मूला है जो सही है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, P equals to SV minus F. ऑप्शन नंबर B, P equals to U, S minus V minus F. ऑप्शन नंबर C, P equals to FS minus V. ऑप्शन नंबर D, P equals to S V minus S. सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सेल्स। सेल्स का अमाउंट लेने के बाद हम इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो इससे आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। क्या आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में सेल्स और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, और डी वाले ऑप्शन में वेरिएबल कॉस्ट में से सेल्स लेस हो रही है तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में फिक्स कॉस्ट और सेल्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया।
हालांकि वैसे मैंने आपको अगर बताऊं तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलते हैं ईबीआईटी। और ईबीआईटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ईबीआईटी। और ईबीआईटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ईबीआईटी को मल्टीप्लाई करना है यू से। तो P इक्वल्स टू यू S माइनस V, यानी सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया तो डिफरेंस क्या है इसका, कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट लेस किया तो ये आ गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट में। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो यूनिट में आएगा, यहाँ पे वो नंबर्स में था, जैसे आपने इसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट किस में आएगा, यूनिट में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है 19 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, P इक्वल्स टू यू S माइनस V माइनस F। क्या है इसका स्टेटमेंट, सेल्स में से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है, वो आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, वो आएगा आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। Next question, that question number 20, that is cost due to fixed cost operating expenses is a firm, in a firm. Option number A, leverage buyout. Option number B, operating leverage. Option number C, financial leverage. Option number D, combined leverage. तो जब लेवरेज चैप्टर आपने किया होगा तो उसमें चेक किया होगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो कोई ऐसा लेवरेज होता ही नहीं है, बाय आउट कोई लेवरेज होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कर लिया। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है ना वो रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लेवरेज के होता है, जबकि फाइनेंशियल लेवरेज में हम फिक्स चार्ज जो होता है इंटरेस्ट वगैरह वो पे करते हैं, और जो कंबाइंड लेवरेज होता है वो दोनों का कंबाइंड होता है, थोड़ा उसमें ऑपरेटिंग होता है, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह होते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से में होता है, वो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेटिंग लेवरेज। Question number 21. Given the coupon rate to be a constant, the value of bond as it approaches to maturity will be coverage to dash. A, its par value. B, its redemption value. Option number C, its issued value. Option number D, its premium value. तो given the coupon rate to be a constant और बॉन्ड की वैल्यू अगर मैच्योरिटी, जब कोई बॉन्ड मैच्योरिटी वैल्यू मैच्योर होता है तो वो कौन सी वैल्यू पे होता है, हमें ये देखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है रिडम्पशन वैल्यू पे। पार वैल्यू पे तो इशू होता है, तो इशू और पार वैल्यू दोनों सेम आ गई, और प्रीमियम के लिए तो बताना पड़ता है ना कि वो प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है, लेकिन जब मैच्योर होता है ना कोई भी बॉन्ड तो वो कौन से, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडम्पशन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिडम्पशन वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट्स रिडम्पशन value. Option number 22. Project A and B are mutually exclusive projects having the unequal lives, and criteria to be used when there is a conflict in choice by using NPV and IRR method. क्वेश्चन क्या है, दो प्रोजेक्ट है A and B जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और अनइक्वल है, और क्राइटेरिया टू बी यूज व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है एनपीवी में और आईआरआर में, तो आप कौन से मेथड को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनालाइज एनपीवी को। ऑप्शन नंबर बी, एनालाइज आईआरआर को। ऑप्शन नंबर सी, बेस रेट इन पीआई। ऑप्शन नंबर डी, इंडिफरेंस रेट। तो ये तो कुछ होता ही नहीं है जब हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जब एनपीवी और आईआरआर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम किसको चूज करते हैं, तो वो होता है हमारा बेस रेट, जिसको हम बोलते हैं बेस रेट पीआई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेस रेट पीआई। क्वेश्चन नंबर 23, एनपीवी assume that intermediate cash flow are reinvested at dash, but IRR assume that intermediate cash flow are reinvested at dash. Option number first, cost of capital IRR. Option number B, IRR and cost of capital. Option number C, rate of inflation and rate of discounting. Option number D, IRR और ARR. तो जब हम IRR को assume कर रहे हैं reinvestment के लिए तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, जब हम NPV assume करते हैं और उसको reinvest करते हैं तो किस पे करते हैं, हम इसको करते हैं IRR पे। किस पे करते हैं, IRR पे। और जब हम IRR assume करते हैं और उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं
वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है जब हम एनपीवी अज्यूम करेंगे उसको रीइन्वेस्ट करेंगे एट आईआरआर पे, और जब हम आईआरआर अज्यूम करेंगे उसको रीइन्वेस्टमेंट करेंगे वो किस पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आप साथ के साथ अपने आंसर चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीसीएफ, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग फैक्टर जिसे बोलते हैं, या डिस्काउंटिंग कैश फैक्टर जिसे बोलते हैं, टेक्निक फॉर अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए, डिस्काउंटिंग फैक्टर किसके अंदर होता है, तो किसके अंदर होता है वो तो आप बता दूंगी मैं आपको, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप नॉट पे फोकस करना, क्योंकि आपसे नॉट वाला पूछा है कि कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर नहीं करता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, बी बेनिफिट कॉस्ट रेशो, सी आईआरआर जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो डिस्काउंटिंग मेथड कौन कौन फॉलो करता है, एनआई अप्रोच करती है, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, एनपीवी मेथड बोलते हैं, ये आपका डिस्काउंट क्या करता है, एक तरह से डिस्काउंट फैक्टर को कंसीडर करता है। बेनिफिट कॉस्ट रेशो बजटिंग में होता ही नहीं है, बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग में बेनिफिट कॉस्ट रेशो कुछ होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम क्या बोलते हैं, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम क्या बोलते हैं, आईआरआर, तो यहाँ पे ये भी डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, राइट आंसर है। इसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, और इस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर नहीं करता है, और ये कैपिटल बजटिंग का सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, और ये मेथड ज्यादा अब अडॉप्ट भी नहीं होता है, लेकिन इसको ज्यादा अच्छा मेथड, रिलायबल मेथड नहीं माना गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो डिस्काउंट फैक्टर को कंसीडर नहीं करता है, जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये कंसीडर करती है। और बेनिफिट कॉस्ट रेशो क्यों कट हुआ है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में ये कोई मेथड होता ही नहीं है, कोई टेक्निक होती ही नहीं है। एनआई एनपीवी टेक्निक होती है, आईआरआर टेक्निक होती है, एआरआर टेक्निक होती है, लेकिन बेनिफिट कॉस्ट रेशो कैपिटल बजटिंग की कोई भी टेक्निक नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्काउंटिंग वाले के लिए पूछा, अगर ये डिस्काउंटिंग ना देता और सिर्फ बोलता कौन सी नहीं है, तो हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो को टिक करते, लेकिन उन्होंने डीएफसी खुद बोल दिया डिस्काउंट फैक्टर में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, under what condition is the Walton method, Walton model similar to the MM hypothesis with regard to payment of dividend? Under what condition is the Walton model similar to the MM hypothesis with regards to payment of dividend? Option number A, जब आपका R ग्रेटर देन आपके K से, इट मीन्स आपका रिटर्न ज्यादा है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आपका रिटर्न इक्वल है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आपका रिटर्न लेस देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले से ही राइट टू लर्न चैनल के मॉडल पेपर पे अवेलेबल थे, आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर और एक तरह से कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच।